जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 23 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि हमारी एक नई सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन और उसके मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं और जो सही आंसर है उसके बारे में हम आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। तो ये भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अलग अलग तरह के एग्जाम्स हैं उन सभी में वो काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 2021 में ये 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन 2020 में बिहार में जो चुनाव हुए हैं, अगर आप उसको देखोगे तो इस बार हमारे चुनाव आयोग ने बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया है। 2020 की जो निर्वाचन प्रक्रिया बिहार में हुई है तो उसको लेकर बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो वो जो ये अवार्ड दिया जाएगा वो बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो चुनाव का सारा काम संभालते हैं निर्वाचन अधिकारी बिहार के, उनको दिया जाएगा, जिनका नाम है HR श्रीनिवास। तो तीसरा क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक बात ये 11वां है, दूसरी बात बेस्ट स्टेट अवार्ड और तीसरी बात HR श्रीनिवास। तो इन तीनों चीजों को आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। फिर हम बात करते हैं मतदान के अलावा नीति आयोग की। नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को दूसरा भारतीय नवाचार सूचकांक जारी किया। भारतीय नवाचार सूचकांक में बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, जिसमें मतलब पढ़ाई लिखाई, सरकारी स्कूल, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो इसमें कर्नाटक दूसरी बार लगातार शीर्ष पर रहा है, यानी नंबर 1 पर रहा है। और 5 राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल भी आए हैं। जो ये नवाचार के जो सूचकांक जारी किया नीति आयोग ने, तो शीर्ष 5 राज्यों में इनके नाम है। कर्नाटक दूसरी बार शीर्ष पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो उसमें दिल्ली का नाम भी है, यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अच्छी शिक्षा के लिए देखा गया है पूरे भारत में, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में देखोगे आप तो हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। नवाचार का पहला भारतीय सूचकांक अक्टूबर 2019 में आया था। तो यहां से दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला नवाचार का भारतीय सूचकांक अक्टूबर 2019। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, तो हिमाचल प्रदेश आता है सबसे ऊपर। केंद्र शासित में दिल्ली आता है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है राज्यों में, और शीर्ष 5 राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और फिर कर्नाटक। ये मतलब आपको मैंने बताया ये 3-4 क्वेश्चन यहां से कवर हो सकते हैं आपके, तो ये आप नोट कर लेंगे। तो नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को दूसरा भारतीय नवाचार सूचकांक जारी किया और इससे पहले जो सूचकांक जारी किया था वो 2019 में किया था। ये तो बात नीति आयोग से थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन फिर हम बात करते हैं अमेरिका से। जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं बाइडन, उनसे पहले की मैं बात कर रहा हूं, जॉन ऑफ कैनेडी पहले ऐसे कैथोलिक राष्ट्रपति थे। कैथोलिक राष्ट्रपति का दर्जा उनको दिया गया था। तो अब की बार जो 1963 में जब वो बने थे उसके बाद बाइडन भी कैथोलिक राष्ट्रपति हैं, यानी कैथोलिक से रिलेटेड है। ये जॉन ऑफ कैनेडी है जो सबसे पहले कैथोलिक राष्ट्रपति थे, उसके बाद अब जो बाइडन आए हैं वो भी कैथोलिक राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने आए हैं। भारत ने नए साल 2020 में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। उसने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का ऑपरेशन शुरू किया है। सोलर प्लांट का ऑपरेशन शुरू हो गया है। मेरी पहली वीडियो में भी सोलर प्लांट के बारे में मैंने काफी कुछ बता रखा है आपको। तो जब मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करता हूं तो 20 जनवरी 2021 को उन्होंने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच क्वेश्चन यहीं पे छुपा हुआ है आपका क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान इनके बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति पत्र पर मंजूरी दी है, यानी कि इन दोनों देश मिलकर सहयोग करेंगे। तो हाल ही में किस देश के साथ भारत का ऊर्जा समझौता हुआ है, तो वो उज्बेकिस्तान है। और भारत ने एशिया में सबसे बड़े सोलर प्लांट का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आप सोलर प्लांट देख सकते हो। देन अब मैं हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ एक बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं। जैसे आप सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लागू होने जा रही है और उसमें यूजीसी का अपना एक योगदान है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये, जो सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। तो
तो यूजीसी ने एक अनाउंसमेंट किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसमें हम पैसे जमा करते हैं और वो पैसे क्रेडिट होते हैं, उसी तरह से अब हमारे पास एक क्रेडिट यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जुड़ेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी इसको बोल सकते हो आप, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये अब इसमें एक नई स्कीम शुरू होने जा रही है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करेगा, अगर वो 1 साल की पढ़ाई करेगा और छोड़ देगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेगा छोड़ देगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करेगा तो डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से जो भी वो काम करेगा, जो भी वो पढ़ाई करेगा, उसका एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा यूनिवर्सिटी के साइट पर और उसके सारे क्रेडिट्स वहां पर क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि जब भी वो किसी अन्य कोर्स में जाएगा तो उसको जाने में कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं होगी और वो कहीं भी किसी भी कोर्स को कभी भी कर सकता है, उसका साल खराब नहीं होगा। यूजीसी ने एक ये नई मुहिम चलाई है। अब मैं अपने गणतंत्र दिवस की बता दूं, 26 जनवरी को हमारा 72वां गणतंत्रता दिवस है। इस बार राजपथ पर कुल झांकियों की संख्या 32 होंगी, यानी 32 झांकियां आप देखोगे राजपथ पर दिखेंगी आपको, जिसमें से पहले की बात अगर मैं करूं तो 22 झांकियां हैं, इस बार 10 फालतू हैं यानी 10 एक्स्ट्रा झांकी हैं। इनमें से 17 झांकी जो है वो राज्यों से होंगी और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। बाकी 15 झांकियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग से होंगी, मंत्रालयों से होंगी और लद्दाख भी इस बार झांकी में शामिल होगा। और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो भी उसकी राम मंदिर की भी इसमें झांकी आपको दिखेगी इस बार राजपथ पर। तो ये आप एक दृश्य राजपथ का देख सकते हैं, हमारी सेनाएं कैसे कदमताल कर रही हैं। देन फिर दिल्ली सरकार की सांख्यिकी रिपोर्ट में एक आंकड़ा सामने आया जो बहुत ही चौंकाने वाला है पॉपुलेशन को लेकर। 2,66,00,000 दिल्ली की पॉपुलेशन 2036 तक हो जाएगी, 2,36,00,000। तो ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछेगा आपसे, इसलिए मैंने बहुत ही हल्के में इसको डाला है। देन उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अभी 125वीं जयंती है 23 जनवरी को, जो मतलब आप देख सकते हो कि 125वीं जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया गया है। आपने पूरा देखा होगा, मीडिया भरा पड़ा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बंगाल में ममता सरकार, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो उन्होंने देश नायक दिवस घोषित किया है और केंद्र सरकार ने आज के दिन को पराक्रम दिवस घोषित किया है। तो बंगाल में क्या है, ये देश नायक दिवस और केंद्र सरकार ने इसको क्या कहा है, पराक्रम दिवस। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, पराक्रम दिवस और देश नायक दिवस कहां-कहां कैसे-कैसे है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस और बंगाल सरकार ने, ममता सरकार ने देश नायक दिवस। इसके साथ पीएम मोदी ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल परिसर में एक आयोजित किया है पराक्रम दिवस, यानी इसका उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की है। यानी एक कार्यक्रम हुआ है जो कोलकाता के कहां पर हुआ है, मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल में ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें इन्होंने पराक्रम दिवस का उद्घाटन किया है। तो केंद्र सरकार अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएगी, हर 23 जनवरी को अब एक पराक्रम दिवस होगा और बंगाल में ममता सरकार उसको देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, वो भी 125वीं जयंती पर ये सारी बातें सामने आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अलग व्यक्तित्व जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई, दुनिया का सबसे लंबा गांव 9 किलोमीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है, पोलैंड में है ये गांव। इसकी इमेज इतनी साफ नहीं आ रही है क्योंकि सैटेलाइट से ली गई इमेज है ये। और ये जो पोलैंड का सुलोजोव गांव इसका नाम है, करीब 1600 घर यहाँ पर हैं और 6200 लोग इसमें रहते हैं। और वर्ल्ड रूरल प्लानिंग की रिपोर्ट के मुताबिक गांव जो है क्राकोव शहर से 30 किलोमीटर दूर है। जो पोलैंड है उसमें क्राकोव शहर है, उससे 30 किलोमीटर दूर है। वर्ल्ड रूरल प्लानिंग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे लंबा गांव है। अगर मैं बांग्लादेश में चला जाऊं तो बनियाचोंग गांव है दुनिया का सबसे बड़ा गांव, यानी कि जो इसमें आबादी का जो देखोगे आप तो 2,40,000 यहां पर आबादी है। और हबीबगंज जिले में इस गांव को रखा गया है, मतलब वहां पर स्थित है ये। और यहाँ पे 50.84% पुरुष हैं और 49.16% महिलाएं हैं। तो बांग्लादेश और पोलैंड, इन दोनों का आप डेटा नोट कर लो अपनी कॉपी में। पोलैंड में सबसे लंबा गांव, बांग्लादेश का दुनिया का सबसे बड़ा गांव। लंबा और बड़ा दो अलग अलग चीजें हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। ये उसका एक, पोलैंड का जो मैंने सबसे लंबे गांव की बात कर रहा हूं वो उसका एक दृश्य है। फिर 20 जनवरी की मैं बात करूं आपको
तो भारत ने 20 जनवरी 2021 को सीरियाई जो संघर्ष था उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रचनात्मक और सार्थक भूमिका निभाने की बात कही है। रचनात्मक और सार्थक, जो इन्वर्टेड कोमा में है दोस्तों इसको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ना ऐसे इन्वर्टेड कोमा ही बना के क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने क्या कहा है, उसकी स्टेटमेंट बताओ। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये बात देखना, रचनात्मक और सार्थक उन्होंने ये बात कही है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। 2011 में हुआ क्या था सीरिया में कि गृह युद्ध हो गया था सीरिया के अंदर, और जो गृह युद्ध हुआ था उसमें भारत ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनलों के माध्यम से उनको 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए थे। यानी भारत शुरू से ही सीरिया संघर्ष में अपना योगदान देता रहा है, जिससे सीरिया में जो संघर्ष है वो खत्म हो जाए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से भारत सीरिया में मतलब उसको शांत करने के लिए काम कर रहा है। सीरिया में भारत ने बायोटेक पार्क बनाया, आईटी सेंटर बनाए, छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी। कुल मिलाकर भारत ने वहां पर इस्पात और बिजली के उत्पादन के लिए, उनकी परियोजनाओं के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी ऋण दिया है, लोन दिया है। इन सब के बीच सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत 2011 में अरब स्प्रिंग, जो 12th क्लास का भी नया टॉपिक जुड़ा है, अरब स्प्रिंग के दौरान देश के राष्ट्रपति बशर अल असद इसके खिलाफ शांति विद्रोह के रूप में हुआ था। तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सीरिया का गृह युद्ध क्या है, तो वो वहां के जो राष्ट्रपति बशर अल असद इनके खिलाफ एक शांतिपूर्ण विद्रोह था, वो शुरू हुआ सीरिया में, और वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज तक सीरिया के हालात स्थिर नहीं हुए। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से इसको स्थिर करना चाहता है, और भारत ने जो मदद की है वो आपके सामने आंकड़े हैं, यानी 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तो लोन दिया है, और जैसा मैंने आपको बताया 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हमने अलग अलग चैनलों के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप में उनकी मदद की है। और इसके साथ ही हमने उनके यहाँ पर बायोटेक पार्क बनवाया, आईटी सेंटर बनवाया, स्कॉलरशिप्स दिए। तो सीरिया को लेकर हम बहुत ज्यादा सजग हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर आज का करंट अफेयर्स। इसी के साथ हम और नए करंट अफेयर्स और नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।